जी, पताफी साहब, अभी आप ज़िक्र कर रहे थे इंटरनल पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, आज वैसे मैं वसीउल्लाह खान साहब का कॉलम पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि हम रीसेंट जो उसमें पास्ट में रहते हैं, हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट है। 71 में भी इस किस्म के बलवे हुए थे। 71 में भी वो और उससे के अलावा भी ऐसी इंसिडेंट्स हो चुके हैं, जहाँ गालियाँ भी पड़ी हैं और उसके ऊपर अ, ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने बड़े डिसीजन भी सामने आए थे। अगर हम उस चीज़ को अगर इसके साथ रिलेट करें, ये जो अभी वाक़यात हुए और ये शिद्दत से आगे बढ़ते जा रहे हैं खान साहब के, और खान साहब ने कल भी हमने देखा कि वो जिस तरह से आईएसपीआर से मुखातिब थे। तो आपने अभी ज़िक्र कर रहे थे कि हमारी जो जिस तरह से हम जमहूरियत का सफ़र तय कर रहे हैं और जमहूरियत का पहिया चलता रहना चाहिए। क्या इस तरीके से जमहूरियत का पहिया चलता रहना चाहिए, आप क्या समझते हैं? बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया आपने। मेरे ख्याल है दुनिया भर के अंदर जहाँ पे भी जमहूरियत का पहिया चलता रहा है वहाँ पे इर्तिका तो आया है। हमने देखा है, इंडिया को छोड़ दें रिसेंट एग्जांपल, लेकिन हमने दुनिया भर के अंदर देखा है कि जिन ममालिक के अंदर जो हुकूमतें आई और उनको अवाम ने निकाला, ना कि किसी और ने, थर्ड पार्टी ने निकाला हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो 58 भी हो, वहां पे हमेशा तरक्की जो है वो होती रही है। अमेरिका 100 साल पहले, अगर आपने गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क देखी है, तो उसके अंदर जो है कहीं आग लगती है न्यूयॉर्क में, और वो 1900 समथिंग की बात हो रही है, और वहां पे आग लगती है किसी जगह पे, तो पहले आते हैं ये जितने भी फायर ब्रिगेड की कंपनीज हैं वो आपस में आके डुअल करती हैं, जो जिंदा बच जाता है वो बिल्डिंग को आग बुझाता है। लेकिन आज के दिन अमेरिका देख लें कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिविलाइजेशन। तो मेरे ख्याल में ये बात तो बिल्कुल तय है कि अगर आप जमहूरियत को ऑटोमेटिकली चलने देंगे और उसके अंदर निखार आने देंगे तो वो ऑटोमेटिकली बेहतर होगा। लेकिन मैंने अभी आपको एक और चीज भी कही थी, और वो ये है कि हमारी हिस्ट्री के अंदर ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे एक दफा आपको बहुत बड़ा मैंडेट मिल जाए तो आप समझते हैं कि अब मैं अमीरुल मोमिनीन बन गया हूं, और अब जो है बिल्कुल एब्सोल्यूटिज्म होना चाहिए, टोटलिटेरियन रूल होना चाहिए। उसका क्या तरीका सर? अमेरिका की मैंने एग्जांपल दी, यूरोप के अंदर भी बहुत जगह पे हुआ है। वहां पे सेफ गार्ड्स क्रिएट किए जाते हैं, खास तौर पे इतने स्ट्रॉन्ग सेफ गार्ड कि अगर कोई बंदा आ भी जाए तो वो चीजें इस तरह से तहस नहस ना कर सके। मिसाल के तौर पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है, और उसके अंदर ये है कि कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो होनी चाहिए। फेडरलिज्म होना चाहिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए, राइट? इस तरह की चीजों के ऊपर खास तौर पे मुझे ये लगता है कि अब इमरान खान साहब अगर आ गए और उनके सपोर्टर अगर आप सुने, तो वो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी और फिर जो है ना इस्लामी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो कि एक यूफेमिज्म है किसी किस्म की इमारत का, या फिर किसी अमीर बनने का, अमीरुल मोमिनीन बनने का, उसके लिए। तो उसके लिए ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? क्या पार्लियामेंट ने कोई कोशिश की कि उन सेफ गार्ड्स को ज्यादा इंश्योर करे? सिर्फ एक जगह पे मुझे सेफ गार्ड नजर आया, जब भी कहीं पावर होगी ना सर, और वो अनस्ट्रक्चर्ड होगी, तो उसका अब्यूज बढ़ जाएगा। अच्छा, इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर माशाल्लाह 75 साल हो गए, अभी जाके हमें ख्याल आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो वो है चीफ जस्टिस है, उसके पास वो मोटो की ताकत जो है वो तो बहुत खौफनाक है, और उसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, राइट? विच इज ट्रू। सिमिलरली फौज के अंदर और अपॉइंटमेंट के ऊपर भी अगर आपने देखा कि इतना ज्यादा क्राइसिस घिसटा, इतना लंबा चला, और एवरीबडी केप्ट ऑन थिंकिंग कि अब पता नहीं क्या होगा। अगर यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर हमने बना दिए तो आने वाली हुकूमत जो है वो चीजों का तहस नहस नहीं कर पाएगी, चाहे जो भी हो। लेकिन ये दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि हम लोग आइन की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर उसके अंदर जो मैनिपुलेशन के तरीके हैं वो भी हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे 14 मई, आज के जब ये 14 मई गुजर गई, 14 मई के ऊपर इलेक्शन होना था, लेकिन हम में से कितने लोग पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ऑर्डर दिया, और हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है, तो उसके अंदर हम ये कहते, ये नहीं पूछते कि ये खैबर पख्तूनख्वा क्या क्या आइन का हिस्सा नहीं है? खैबर पख्तूनख्वा क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? कि वहां पे भी तो आइन का वही वाला अप्लाई होता है ना प्रिंसिपल।
इन तमाम चीजों को, ये शोबदाबाजी को अगर हम छोड़ के बात करेंगे, मुझे किसी सियासी जमात से कोई मसला नहीं। आई कैन वोट फॉर एनी वन, राइट। दी ओनली प्रॉब्लम इज पॉलिसी। अगर आप पॉलिसीज के ऊपर फोकस करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इमरान खान साहब की कुछ पॉलिसीज जिनको मैंने उनकी हुकूमत के जमाने में बड़ा अपोज किया, वो तालिबान पॉलिसी थी और टीटीपी की थी। और आई कैन टेल यू कि आई हैड टू गो थ्रू हेल। यार मैं ऐसे नहीं अपने हार्ट की सर्जरी करा के बैठा। अच्छा, लेकिन फिर भी मैंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो नहीं छोड़ा। सिमिलरली खवातीन के हकूक के बारे में जब भी कोई बात होती है, मेरी दो बेटी है, तो मैं हमेशा एडवोकेसी करता हूँ कि दे शुड गेट देयर राइट, राइट। सिमिलरली अगर हम इस बात को छोड़ दें कि फलां सियासी पार्टी ही सोल्यूशन है, क्योंकि इमरान खान साहब अगर आ गए हुकूमत में, तो आपको लगता है कि उनके पास कोई जादू की छड़ी है कि इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी? आपको पता है, मैं वो जो 2012 में उन्होंने लॉन्ग मार्च की थी, मेरे ख्याल में 2012 में था, 14 में। और वो गए थे ड्रोन्स के लिए अच्छा, ना, वो जो ठीक है, पाटा में। पटना वाली हाँ, बात कर रहे हैं, वजीरिस्तान तो में। मुझे मौका मिल गया उनका इंटरव्यू करने के लिए। अच्छा, अब मैं उनकी गाड़ी में बैठा हूँ और उनके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, कैमरा साथ मौजूद है, और इमरान खान साहब से मैं पूछ रहा हूँ कि आपका इकोनॉमिक मॉडल क्या है या इकोनॉमिक सोल्यूशन क्या है। वो कहते हैं कि ड्रोन रोकेंगे, फिर अमेरिका यहाँ से जाएगा, अमेरिका से जाएगा तो खित्ते में स्टेबिलिटी आएगी, और उसके बाद एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे और हमारी इकोनॉमी बहुत बेहतर होगी। मैंने कहा आप बात तो बड़ी मजेदार कर रहे हैं, लेकिन इट हैज मेनी मूविंग पार्ट्स। आप मुझे ये बताएं कि अगर इनमें से कोई एक चीज इधर उधर होगी तो फिर क्या करेंगे अगर ना हुआ? वो पहले उन्होंने कहा नहीं नहीं फिक्र ना करो, हो जाएगा। मैंने कहा सर ये लीनियर थिंकिंग है, अगर आपने ज्यादा ये किया तो काम खराब होगा। अच्छा, जब मैं दो तीन दफा कहा ना, उन्होंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा, क्या बात कर रहे हो, नहीं होगा। उसके बाद गाड़ी रुक गई, मुझे उतार दिया गया। ठीक है ना? तो ये जो है ना हमारे मुल्क के अंदर, दी प्रॉब्लम इज डेविल लाइज इन डिटेल, अटेंशन लाइज इन डिटेल। अगर आप अपने राइट्स के लिए फाइट करेंगे तो उसमें आपके साथ चोरी नहीं होगी। दी बिगेस्ट प्रॉब्लम है इसके सियासतदान आपको जज्बाती करते और सिर्फ जज्बात की बुनियाद पे आपसे वोट मांगते। अगर आप जो है अवाम को इतना सेंसिटाइज कर सकते हैं कि आप पॉलिसी पे वोट दो, फिर मामला बेहतर होंगे। वरना जमहूरियत कोई भी जो वो है ना, क्या कहते हैं, सदाम हुसैन के जमाने में भी इलेक्शन होते थे, लेकिन हमेशा 99% वोट पड़ता था और 100% रिजल्ट उनको सपोर्ट करता था। तो ये भी हो सकता है। ये जो प्रोसीजर है सिर्फ उसका नाम तो जमहूरियत नहीं है। मेरे ख्याल में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का और कैपेसिटी बिल्डिंग का और पॉलिसी डिबेट का और चेक्स एंड बैलेंसेस का है। अनफॉर्चुनेटली हमने उसमें से कुछ भी नहीं किया। जोहर साहब, आप कुछ कहना पताफी चाहते हैं? साहब, हाँ जी, पताफी साहब ने अभी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। पताफी साहब, यहाँ तो इस्तीफे एक दूसरे के हम देख रहे हैं। खान साहब भी इस्तीफे कभी मांग लेते हैं। खान साहब ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से यकजहती का इजहार करने के लिए एक मूव चलाई थी। तो ये क्या सिनेरियो, किस तरीके से ये चलेगा आगे? अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि 2014 से 13 से पाकिस्तान के अंदर धरनों का रिवाज शुरू हुआ। पहले वो थे पैट वाले मौलाना थे, वो आए थे। उसके बाद इमरान खान साहब आ गए 2014 में। मैं उसी विसिनिटी में काम करता हूँ जहाँ पे ये धरने होते हैं, ठीक है। और आमतौर पे मैंने अपना ओपिनियन देना होता है, और क्योंकि थोड़ा सा एक्सपोज्ड होता है तो आप हमेशा यू आर प्रोन टू वायलेंस एज वेल। 2014 में मिसाल के तौर पे जब मैं पीटीआई के काफी अपोज करके बातें कर रहा था, तो उस वक्त डेली हमें थ्रेट मिलते थे और हमें उन्हीं लोगों में से गुजर के जाना होता। तो मैं तो धरने के मामले के ऊपर किसी को सपोर्ट नहीं करने वाला है। मेरा ये ख्याल है कि आपने कोई और तरीका इस्तेमाल करना करें जहाँ पे सियासतदानों को नुकसान नहीं होता। कोई एयरलिफ्ट हो जाता है, किसी के लिए स्पेशल रास्ते बन जाते हैं, कॉरिडोर बन जाते हैं। आपके और मेरे लिए मुश्किलात आती हैं बिकॉज अभी जिस दिन इमरान खान साहब को छोड़ा गया है, उस दिन आपको पता है कि पाकिस्तान में एग्जाम्स कैंसिल हो गए। मेरी बड़ी बेटी जो है उसका ओ लेवल का पेपर था, वो भी कैंसिल हो गया। और क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल दोबारा एग्जाम नहीं लेती है, तो अब पता नहीं वो किसी और एस्टिमेट्स के ऊपर होगा।
तो हम सारे लोग जो है ना, हमें कम से कम इस चीज का इदराक करना पड़ेगा कि इस तरह के जरियों से कुछ नहीं होने वाला। जहां तक बात है अगर पावर पॉलिटिक्स की है, तो मेरे ख्याल में हर कोई अपनी पावर पॉलिटिक्स इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। और ये मैं बता दूं, मेरी जिंदगी के अंदर मैं कोर्ट के अंदर पर्सनली सिर्फ एक दफा पेश हुआ अपने कैपेसिटी में, जहाँ पे मुझ पे कोई इल्जाम लगा। 16 साल का था जी, मेरे वालिद फौत हो गया, तो उस वक्त भी एक पर्चा बन गया, तो जायदाद का मामला था। मुझे याद है कि जो जज साहब थे वहां पे, वो नशे में बैठे हुए थे और वो कोई बात सुन ही नहीं रहे। ठीक है। और क्योंकि वो बात हमारे वकील के सुन नहीं रहे थे, और हमारा जो वकील था वो जाला था, तो उसने देखा कि यार इस बंदे को होश में नहीं ला सक रहा मैं, उसने पेपर वेट उठा लिया और वो कहता है कि इसको जेल में भेजो, मुझे भी भेजो। जज साहब 1 मिनट में कहानी उनकी चेंज हो गई और हम लोग आजाद होकर घर आ गए। ठीक है। तो आई मीन दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग आप अबाउट आप ये कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। कि मौलाना फजलुर रहमान वो पेपर वेट हैं जो पीडीएम ने उठा लिया है? हाँ जी, हाँ जी, वो कहते हैं, मैंने आपको बताया, वैसे मीडियम ने नहीं उठाया, किसी ने उठाया, लेकिन वो कहते हैं चार किताबा हो तो लथिया नालिक लथा दिग्गा, चार हाँ। किताबा कुछ ना किता दिग्गे किता सीधा। ठीक है। चार किताबें ऊपर से उतरी है और एक साथ डंडा उतरा है, और चार किताबों ने किसी को सीधा नहीं किया, डंडे ने सबको सीधा कर दिया। तो ये भी कहा जाता है, वो आर्गुमेंट तो भी है ही। वो ये भी कहते हैं ना, वगदे शोइच मार ना सोटा, हम्म। पानी पाट के दो नहीं होना, दो जो तू चाहना है वो नहीं होना। तो ये भी साथ साथ एक बात कही जाती है जी काफी गिलानी ज्यादा। साहब, अब आपका सवाल, ये जो आपने तबसरा सुना, इस पर आप अपना भी कुछ ऐड करें और अगला सवाल भी पूछें। और शुक्रिया। एक तो जो आपने बात की पताफी साहब, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, और बाकी जो नवाज शरीफ साहब की, अमीरुल मोमिनीन की, फिर इमरान खान साहब की, इस पे एक तो मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा था कि जब तक हम इस मुल्क को नजरिया जरूरत के तहत चलाते रहेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, आपने सो मोटो की बात की कि कब से ये ऐसा ही होना चाहिए था, जजेस की अपॉइंटमेंट कब से सही होनी चाहिए, लेकिन इस मुल्क का बदकिस्मती है हमारी कि यहाँ पे लॉ ऑफ नेसेसिटी प्रिवेल करता है। जहाँ पे इवन एलडीए के लॉज भी उसी वक्त बनते हैं जब बहुत बड़े प्लाजे में कोई आग लग जाए, बहुत बड़ी अमवात हो जाए, फिर हमें एहसास होता है यार हो ये तो कानून ही नहीं था, यार ये तो रूल ही नहीं है, यार इसका भी कुछ करो, चाहे आगे जाके वो इम्प्लीमेंट ना हो। दूसरा जो आपने एक बात की गहरी, फारूक साहब, कि यकीनी तौर पे, इसलिए मैंने बार बार बात की तालीम की, कि जब तक हम रियासत में और सियासत में मजहब के कार्ड को इस्तेमाल करते रहेंगे, जो ही किसी को इक़्तिदार मिलता है, जो ही चाहे कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है या कोई और आता है तो पावर में, तो उसके पास कोई ना कोई कार्ड होता है प्ले करने के लिए। स्वयं मुशर्रफ साहब के, जिन्होंने एनलाइटन मॉडरेशन की बात की, हमने देखा कि ज्यादातर आर्मी चीफ हजरात ने और ज्यादातर वज़ीर आजम जब भी आए उन्होंने मजहब के कार्ड को इस्तेमाल किया। इवन जो नहीं भी करना चाहते थे, भुट्टो साहब जैसे, उनको भी अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए करना पड़ गया। तो क्या इसके लिए हम बुनियादी तौर पे तालीम को फ़रोग दें? हम कैसे जो मजहब का इस्तेमाल है सियासत में और रियासत में, इसको कम से कम कर सकते हैं? तालीम को कौन फरोग देगा सर? मुझे ये बताएं कि पीटीआई के दौर में, अगेन बिकॉज डेविल लाइज इन डिटेल, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो जिसके ऊपर शोर वो हो रहा था, सिंगल नेशनल करिकुलम का। जी। और ये बात मैंने जाके तमाम लीडर्स उस वक्त पूछी थी, और खासतौर पे ये था कि पाकिस्तान के अंदर एक अटेम्प्ट है टू सेंट्रलाइज पावर, राइट। इंडिया के अंदर भी ये कोशिश हो रही है, जो कि अब कर्नाटका में आपने सही कहा कि वो ऐसा ऐसा फेल हो रही है। लेकिन इंडिया के अंदर जितने भी नुकसानदेह पॉलिटिशियन हैं, नेहरू साहब वॉज अ बटालियन पॉलिटिशियन, अभी ये जो क्या नाम है उनका, मनमोहन सिंह, ही वॉज अ बटालियन पॉलिटिशियन, लेकिन इंदिरा गांधी, मोदी जी, एक दो और लोग, ये सारे नुकसानदेह थे क्योंकि उन्होंने सेंट्रलाइज करने की कोशिश की, राइट। इंडिया के अंदर भी बड़ी जो है ना बैताकी है, हमारे अंदर भी बैताकी है। सिमिलरली ऐसा, ये एसएनसी जो है, उसके अंदर अगर आपने किताबें उठा के पढ़ी हो तो आपको पता चलता होगा कि कितना ज्यादा एम्फेसिस है, और वो जो एलीट क्लास का मजहब है ना जी, जिसके अंदर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, जिसके अंदर वायलेंस ही वायलेंस है। वो जो मुताले पाकिस्तान में हमें पढ़ाया जाता था कि मोहम्मद बिन कासिम एक बंदा था, वो आया और इसके बाद उसका, उसके बेटे का नाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था, और उन्होंने पाकिस्तान बना दिया।
अभी तक आपका करिकुलम के अंदर वो स्ट्रगल चल रही है कि उसी तरह की हिस्ट्री पढ़ाई जाए। तो इस तालीम से आप रिफॉर्म करेंगे कौम को? देखिए ना, और फिर ये है कि मुझे याद है आज से 10 साल, एग्जैक्टली 10 years ago, एक आर्गुमेंट चल रही थी कि आर्मी अपना चैनल बना ले, क्योंकि कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो मुश्किल होता है कि जी आप हर जगह पे यूनिट्स में करें, तो एक प्रोपेगेंडा का बबल होना चाहिए कि वो सिर्फ अपनी कंजम्पशन के लिए रखें। उस वक्त मेरी आर्गुमेंट ये थी कि आपको क्या जरूरत है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए 50 चैनल मौजूद है, वो सारे के सारे काम करेंगे। उसके बाद फिर कहीं से एक आ गया, बोल आ गया, एक एयरवाई ने जंग छेड़ दी जियो के साथ, और आपने देखा कि नेशनल इंटरेस्ट के इतने माने निकल आए कि आज के दिन अगर फौज के अंदर, ऑनेस्टली मुझे इस वक्त इमरान खान साहब से शिकायत सबसे ज्यादा ये है कि जो जो उन्होंने गैम्बिट खेला है, जब से वो हुकूमत से उतरे हैं उन्होंने लगातार गलती पर गलती की है। उन्होंने असेंबली से इस्तीफे दे दिए, उन्होंने अपने गवर्नरों को छुड़वा दिया, फिर 2 असेंबली आपके पास है, आपने वो तोड़वा दी, हुकूमतें छोड़ दी, ठीक है, और अब कहते हैं कि इलेक्शन प्लान टाइम पे कराओ। यू लॉस्ट ऑल द लेवल्स, और अब आखिरी कार्ड था आपके पास, और वो था कि आप ये एजिटेशन और स्ट्रीट वायलेंस का आपने वो भी करके आपने किया क्या? आपने स्ट्रेस टेस्ट जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट को प्रोवाइड कर दिया। उनको पता चल गया अगर कहीं पे कोई बंदा बैठा हुआ है और वो इमरान खान के साथ मिला हुआ है तो वो सामने आ गया। इसी तरह जुडिशरी की कहानी सारी की सारी आपके सामने आ गई, राइट? तो इन तमाम चीजों में इमरान खान साहब हैज बीन लूजिंग ऑल द लेवरेज, एंड आई थिंक कि ये जो कल परसों होने वाला है उसके बाद तो उनके पास और कोई पता बचेगा भी नहीं, राइट? सिमिलरली जिन लोगों ने जब ये अटैक किया तो आइडिया ये था कि कहीं मुल्क के अंदर वो हो जाएगा, कू आ जाएगा, या फिर मुल्क के अंदर जो है ना कोई एक किस्म की फौज के अंदर से वो ओवरथ्रो कर दिया जाएगा। दीज अजम्पशंस आर अजम्पशंस। आपको ये देखना पड़ेगा कि 75 साल के अंदर कर्नल स्कू या ब्रिगेडियर स्कू के 3 ही जो है वो मेजर एग्जांपल्स हमें कहानियां मिलती हैं। एक हमें वो जो है रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस का हम सुनते हैं, एक जनरल वो जहीरुल इस्लाम अब्बासी का सुनते हैं, और फिर एक ब्रिगेडियर अली का जो हिजब तहरीर वाला था। लेकिन आज तक मुस्तनसर देर मुस्तनसर जी बिल्ला क्या नाम, जी मुस्तनसर शायद इस तरह। मुस्तनसर बिल्ला वाला तो सेकंड था ना जी, खासतौर पे उनका और जहीरुल इस्लाम अब्बासी का मिलके था, और फिर वो खत्म हो गया। लेकिन आज तक ये चीजें कामयाब नहीं हुई। लेकिन अगर कोई अटेम्प्ट हो जाए तो मुल्क के अंदर क्या होगा? मुल्क के अंदर आप क्या सूडान बनाना चाहते हैं? हम जहां पे बैठे हुए हैं वहां पे सिविल वॉर नहीं है कि हम वहां पे भी लेके आए? तो दिस इज माई बीफ कि वट एवर वर्क्स उसको डिसमेंटल ना करो, जो चीज नहीं काम करती उसको बनाओ, ठीक है? तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो तालीम की आप बात करें ये एवोल्यूशन के साथ आएगी और ये एज के साथ आएगी, और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, अगर 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 जो मैं दरखास्त कर रहा था कि मेरी जनरेशन में मुझे कोई होप नजर नहीं आती, मुझे अपने लेकिन बच्चों आपने की जिस तरह बात जनरेशन की, में। नहीं, बड़ी जी अच्छे तरह से आपने इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया, और आपने इमरान खान के उस नेशनल सिंगल नेशनल करिकुलम की भी मिसाल दी। उसको हमने भी वाज़ेह तौर पे कंडेम किया था कि ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। आप फर्दर आप स्कूल को बेहतर करने की बजाय आप स्कूल को मदरसा बनाने पे तुल गए हैं, तो ये एक अलग अप्रोच है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि आर्मी का जो शायद मैं सुन पाया ऐसा ही है अगर कि चैनल बनाने की, अब तो मेरा ख्याल है कि आर्मी को भी कोई चैनल बनाने की जरूरत नहीं, हर चैनल उनका चैनल है। तो इस पे मैं ये आपसे यही सवाल पूछना चाह रहा था कि एक तो आप इंफॉर्मेशन को कंट्रोल रखते हैं, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन लिमिटेड है तो वन साइडेड है, और उस पर काउंटर करने की आपको इजाजत नहीं है। फिर ये कि जब कमर जावेद बाजवा साहब गए तो आपको याद होगा कि उन्होंने एक दो वाज़ेह तकारीर की, और 6 सितंबर को भी की, फिर नवंबर में भी उन्होंने आखिरी स्पीच एक की, और जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब अली हमसे बड़ी गलतियां हुई हैं 75 ईयर्स में, हम अब सियासत से दूर रहेंगे। तो क्या अभी आप नहीं समझते कि बहुत सारे लोगों का शायद फौज के अंदर भी ख्याल है कि आसम मुनीर साहब जो है थोड़े से इस तरह से पोलिटिसाइज हो चुके हुए हैं, उनकी अपॉइंटमेंट से लेके अब तक सिचुएशन है उनका, इस हवाले से कोई क्लियर स्टेटमेंट भी नहीं आया? डोंट यू थिंक ही शुड गिव ए क्लियर स्टेटमेंट? या अगर वो कुछ कर रहे हैं या उनके कुछ बंदे कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा उनको डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि इस मुल्क में एक मुज़ाकरात का और एक बेहतर और अमन का माहौल बने, और थोड़ा सा अगर सब लोग जो हैं वो अपना हक राय दही सही से इस्तेमाल करें और जमहूरियत आगे बढ़े।
बिल्कुल, जी ये मेरा मेरा ख्याल है कि ख्याल है कि बड़ा अच्छा आखिरी सवाल है सम अप करने के लिए आज की डिस्कशन को। जी जी बिल्कुल। जहां तक बात है ना जी कि आर्मी के इंटरनल मामलात, मेरे ख्याल में आपने सही कहा कि पाकिस्तान के अंदर 50 चैनल है, वो सारे के सारे फौज के लिए काम करते होंगे, आप ये कह रहे हैं ना। लेकिन मेरे ख्याल में फौज के अंदर पॉलिटिक्स को भी वो प्रमोट करते हैं, अपनी अपनी सियासतें भी कर रहे हैं वहां पे। मेरे ख्याल में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इमरान खान साहब जब थे तो उस वक्त तो मीडिया ने उनको बहुत बड़ा बना दिया। एंड देन दी प्रॉब्लम है, इसके बाद में जब नैरेटिव चेंज होता है तो उसके अंदर फिर आपको बहुत ज्यादा कैस्केडिंग इफेक्ट का सामना करना पड़ता है, जहाँ के जाके बहुत बहुत कुछ क्रैश हो जाता है। लेकिन जहां तक बात है ये आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट की, देखिए जनरल बाजवा वॉज क्लियरली अ कंट्रोवर्शियल मैन, और उनकी कंट्रोवर्सी का मसला ये है कि उनको बड़ा बोलने का शौक था। और अगर आप आर्मी चीफ हो और आपको ये शौक हो कि हर बंदा आपको पसंद भी करे, तो फिर आप बड़ी बड़ी बगियां मारते हैं, और मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत ब्रैक किया है, और उससे आर्मी को भी नुकसान दिया, अपने आप को भी नुकसान दिया, और हर चीज को नुकसान दिया। तो क्या ये कितने ये अब पॉलिटिकल गिलानी साहब, अभी बस टाइम ये खत्म हो को गया। आप ये बाकी पॉलिटिकल भोंगी थी बाकी या क्या था गुफ्तगू ये? जो है ना वो नहीं हम नहीं अगली दफा करेंगे। आज हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। जो मेरा ख्याल है, मुझे जो इस्तारा आज की गुफ्तगू में आपने इस्तेमाल किया ना, वो एक गाड़ी वाला, जो गाड़ी चल रही है और उस गाड़ी में से उतारा जा रहा है कभी किसी को और कभी बिठाया जा रहा है, और ड्राइविंग सीट जो है वो किसी और के हाथ में है। जब तक ये मसला हल नहीं होगा ना, मेरा ख्याल है कि हमारे मामला दुरुस्त नहीं होंगे, ना कॉन्टिन्यूटी और जो एवोल्यूशन है वो मुमकिन हो सकेगी। इसी पर हम आज गुफ्तगू खत्म करते हैं। पाकिस्तान के मामलात इतने उलझे हुए हैं कि जितनी उस पर गुफ्तगू की जाए वो कम ही लगती है, लेकिन हम अगली नशस्त में जो है वो इस पर बातचीत जरूर जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि पतावी साहब हमें वक्त देते रहें। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस पर हमारे साथ जुड़े रहें इस चैनल पर, और हमें अपना फीडबैक भी जरूर देते रहा करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।